जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म इंसाफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद मोहतरम जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब आफ्ताब हुसैन मलिक साहब। माशाल्लाह कचहरी के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर माशाल्लाह इनके बहुत सी ऐसे केसेस हैं सिविल के जो लोग समझते हैं कि माशाल्लाह ये कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और जुर्म और इंसाफ के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए और आपकी जो स्टार्टिंग एजुकेशनल वो कैरियर था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? सबसे पहले मैं काजी वसीम अब्बास आपका और इस न्यूज़ चैनल का, एन न्यूज़ वालों का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो उन्होंने मुझे आज इस फोरम पर जो है वो कुशाई का मौका दिया। मुझे निहायत ही खुशी हो रही है कि आप ना सिर्फ मेरे शागिर्द असिस्टेंट बल्कि मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ आज जो है वो आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। नहीं सर। तो मेरी जो पैदाइश है वो ज़िला बिहाड़ी, तहसील मेलसी, वहाँ की मेरी जो है वो पैदाइश है। वहाँ का एक छोटा सा गांव है चक 215 WB। मैं वहाँ का रिहायशी हूँ बेसिकली, बाई बर्थ मैं वहाँ से हूँ। और वो गांव है जो आज भी वहाँ पे ना पक्की सड़क है, ना वहाँ पे कोई सोलंग है और ना ही वहाँ कोई आज तक बिजली जो है ना वहाँ पहुँची है। ये रिसेंटली जो है वो इस पे वर्क हो रहा है, जो वहाँ पे अब जो है ना बिजली का जो है वो निज़ाम जो है वहाँ लाया जा रहा है। तो मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस एरिया से बिलोंग करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। तो आपने जो सर बेसिक तालीम थी वो वहीं से हासिल की? बेसिक तालीम मेरी जो है वो वहीं चक नंबर 215 WB प्राइमरी तक मैंने वहाँ से जो है वो पास किया। फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए हाई स्कूल में 211 WB, वहीं साथ ही जो है वो गांव है 211 WB, वहाँ हाई स्कूल था। वहाँ से जो है वो मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन जो है वहाँ तक जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया। अब मुल्तान में जो है यहाँ पे मैं आके बकिया जितनी भी जो है मेरी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन वो मुल्तान की है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि आपने कानून के शोबे में आने की तरगीब कहाँ से हासिल की? कहाँ से आपका माइंड बना कि मैं जो है कानून के शोबे में आऊँ और लॉयर बनूँ और लोगों की खिदमत करूँ? एक्चुअली मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता था वहाँ पे इस चीज़ का फुकदान था कि आला तालीम के लिए जो है हमें वहाँ गांव से बाहर जो है वो शहर में आना पड़ता था। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो थोड़ी सी लो कम्युनिटी के जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पे इतनी हायर एजुकेशन या इस तरह का कोई जो है ना वो सेटअप नहीं था। तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं कुछ जो है वो ऐसा करूँ जो मेरे मुल्क और मेरे आवाम के लिए जो है वो कुछ बेहतर हो। मैंने वहाँ एक माइंड सेट बना के सोच को ले के जो है वो आगे बढ़ा। तो शुरू से ही जो है वो माँ बाप ने तरबियत दे रखी थी कि बड़ों की इज़्ज़त करना है, एहतराम करना है, उस्तादों ने भी बताया और ख़िदमत का जज्बा जो है हमारे दिल में जो है वो पैदा किया। तो ख़िदमत के जज्बे से सरशार होकर मैंने जो है ना वो मेरी जो माइंड सेट था वो मेरा था डॉक्टर बनने का, कि मैं डॉक्टर बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा, आवाम की खिदमत करूंगा। लेकिन इंसिडेंटली मैं जब यहाँ मुल्तान आया तो मैंने मुल्तान में आकर एजुकेशन एक्सपेंसेस जो है उसको बेयर करने के लिए मैंने कचहरी ज्वाइन की। सीनियर काउंसल करीमुद्दीन खिल्ली एडवोकेट साहब के पास मैंने वहाँ पे आके असिस्टेंट जो है एज असिस्टेंट वहाँ पे काम किया। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ कि ये भी एक जज्बा है खिदमत का, लोगों को जो है लोगों की खिदमत करने का जज्बा जो है ना, वहाँ से फिर मैं मोटिवेट हुआ। तो फिर मैंने कहा कि ये भी तो जो है आवाम की खिदमत है। तो चूँकि मैं उस शोबे से रिलेटेड हो गया था, मुझे उसमें जो है वो सुकून आने लग गया, मज़ा आने लग गया। तो मैं वहाँ से मोटिवेट होके फिर मैंने जो है वो LLB किया और ये प्रोफेशन ज्वाइन किया। माशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है कि मुख्तलिफ़ लॉयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ इसमें शोबाजात में मुख्तलिफ़ उसमें महारत रखते हैं, मतलब फौजदारी, दीवानी या साइबर क्राइम या मतलब ये है कि फ़ैमिली। तो आपके पास जो ज़्यादातर केस हैं वो किस तरह के हैं और आप किस चीज़ में ज़्यादा महारत रखते हैं सर? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह महारत हर शोबे में है, लेकिन चूँकि जैसे कहते हैं ना कि एक फ़्लो जो है वो चल पड़ता है,
मेरे पास फौजदारी भी काम जो है वो मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी मैं जो है ना वो कामयाब रहा। मैंने फैमिली भी किया, मैं उसमें भी कामयाब रहा। मैंने साइबर क्राइम के भी किया, उसमें भी कामयाब रहा। लेकिन इस वक्त जो मेरे ऊपर जो है ना वो जो एक किस्म का सिविल लॉयर का जो है वो टैग लग चुका है कि जो मैं सिविल में जो है वो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो है वो रखता हूँ। इसलिए जो है क्योंकि ये बंदा खुद नहीं अडॉप्ट करता, ये काम के सिलसिले में जो है जैसे जैसे काम आता जाता है उसमें, या फिर जो है लोग आपको चूज़ करते हैं, लोग आपको चूज़ करते हैं कि सर आप इस काम के लिए फ़िट हैं। तो उस लिहाज से ज़्यादातर मेरे पास सिविल और फैमिली जो है वो केसेस हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो जायदाद के केसेस होते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छा सर, ये आम लोग जो हैं वो तमाम, तकरीबन आम क्या तमाम लोग ये समझते हैं कि जो दीवानी मुकदमात हैं उसमें इंसाफ का हसूल जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। इसकी क्या रीज़न है कि जो सिविल मुकदमात हैं वो तकरीबन दो दो नस्लें तक मतलब चला जाता है, लोग बेचारे जो है अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हो जाते हैं, अदालतों का निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि कौन सी इस्लाहात जो हैं सिविल कोर्ट्स को करनी चाहिए और ताकि लोगों को जो इंसाफ का हसूल है वो जल्दी हो सके? देखें, ये आज का जो है वो मसला नहीं है। ये मेरे ख़्याल में जब से मैंने जो है ये शोबा ज्वाइन की है तब से यही मसाइल आ रहे हैं और इसको आज तक कोई मीटअप नहीं कर पाया। नो डाउट इसमें जो है वो जायदाद के मसले मसाइल में जो है वो टाइम ज़्यादा गेन हो जाता है। हालांकि हमारे लॉज मौजूद हैं, हमारा हर लॉ में उसका टाइम पीरियड जो है वो लिखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है कि इस केस ने इस टाइम पीरियड में जो है वो हल होना है। लेकिन चूँकि बर्डन ऑफ वर्क, रश ऑफ वर्क और जजेस की तादाद कम होने की वजह से ये जो है वो मसाइल जो है ना वो से जो फिक्स पीरियड हैं उससे ये अब जो है वो कर जाते हैं। यानी आपका मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है कानून में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कानून में कि हम एक सिविल सूट को उसको कितने दिनों में डिसाइड होना है, उसकी अपील जो है वो कितने दिनों में डिसाइड होगी, जो हाई कोर्ट में जाएंगे वो कितने दिनों में डिसाइड होगी। हर एक जो है वो केस का एक टाइम पीरियड उस कानून के अंदर फिक्स है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जजेस की तादाद कम है, बर्डन ऑफ रश है, वर्क है, और कुछ जो है वो हमारे वकला हजरात भी जो है इसमें किरदार अदा करते हैं जिन्होंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए होते कि हमने इस केस को लंबा करना। ये मामलात जो है अगर हम एज ए प्रोफेशनल लॉयर जो है हम ये सोचें कि नहीं मेरे पास ये केस है, मैंने इसको इसके अंदर जो है ना उसका हक दिलवाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो लंबे चलेंगे केस। सिर्फ और सिर्फ जो है अगर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए और वकला अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी ईमानदारी और नियत से करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो लंबे लंबे केसेस चलते हैं ये नहीं चलेंगे। और इसके लिए हमें जो है ना वो ज़ाहिर बात है हमारी जुडिशरी, हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट है वो जो है इस पे इस्लाहात करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह 100% हम ओवरकम करेंगे। हाँ जी, ये हमारे उस्ताद मोहतरम ने बहुत ही प्यारी बात की है कि हमारे पास जो जुडिशरी है, जो जज साहबान हैं वो थोड़े हैं और जो लिटिगेंट हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक जो सिविल सूट्स हैं, जो सिविल मामलात हैं वो हल नहीं हो सकते। जो अगला सवाल मैं सर आपसे करने जा रहा हूँ, क्या आप समझते हैं कि ख़वातीन वकला को मसावी हकूक़ और उनको मसावी मौक़े दिए जाते हैं हमारी फील्ड लॉ के अंदर? बिल्कुल दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। लॉ में खातून और मेल और फीमेल का तो कहीं कंसेप्ट ही नहीं। लॉ में तो लफ्ज़ पर्सन का यूज़ हुआ है जी, उस पर्सन को जो है कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। नो जेंडर, लॉ में कोई जेंडर नहीं है। लफ्ज़ पर्सन यूज़ किया गया है, उसमें कहीं पर भी फीमेल या मेल का जो है वो कोई कंसेप्ट नहीं है। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे ताल्लुक है कि जी उनको मुसावी हकूक़ दिए गए, उनको बिल्कुल दिए गए हैं। यहाँ हमारी जुडिशरी में जो है वो लेडीज़ से जो है ना वो सिविल जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, और वहाँ पे जो है ना वो इवन के देखो अब आजकल जो है लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस आलिया नीलम साहब, हाँ जी, वो भी लेडीज़ हैं। बिल्कुल। तो इसमें ऐसी कोई आर नहीं है कि जो उनको पूरे मुसावी हकूक़ नहीं मिलते, उनको मिलते हैं। बट असल बात है स्ट्रगल, मेहनत और लगाव की। जिस बंदे ने लॉ के साथ लगाव लगा लिया, जिस बंदे ने मेहनत कर ली, जिस जो है वो शख्स ने इसको सही माने में अडॉप्ट कर लिया, वो कामयाब है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया।
अच्छा, जो सर हमारा अगला सवाल है वो आपसे ये है कि अवाम में कानून के शऊर की कमी कैसे दूर की जा सकती है, कि अवाम को कानून के बारे में किस तरह उन तक पहुंच जाए, उनको कानून का पता हो, ताकि उनके लिए आने वाली मुश्किलात जो हैं वो कम हो। क्योंकि कानून तो ये कहता है कि अगर किसी को कानून का नहीं पता तो उसका वो खुद कसूर है, कानून का कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, वो एक्सक्यूज़ उसका नहीं है, कानून का नहीं है, उसका है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हम किस तरह, मतलब ये है, लोगों तक कानून पहुंचाएं, उनको बताएं कि इस तरह कौन से ऐसे अमल हम कर सकते हैं जिससे उनको आगाही हो कानून के बारे में? देखें, हमारे पाकिस्तान में जो है शरअ ख़वानगी इंतहाई कम है, और यही वो मेन वजह है जो कानून की या दीगर जो है वो मसाइल से जो है नावाकफियत जो है वो इंसान को बहुत दूर लेकर चली जाती है। उसको जो है वो नाकामी का सबसे जो है वो ज़रिया ये शरअ ख़वानगी है। अगर हम जितना हो सके शरअ ख़वानगी को बढ़ाएंगे, तालीम को आम करेंगे, तालीम को बतौर कारोबार नहीं करेंगे, तालीम जो है वो बच्चे हर बच्चे का जो है ना, जब उसको तालीम जो है वो दी जाएगी, बजाय कि उसको जो है वो चाइल्ड लेबर की तरफ लेके जाएं, हम इसको हम तालीम की तरफ लेके जाएंगे। जब हम उसको बच्चे को तालीम याफ्ता बनाएंगे तो वो मेरा ख्याल है कि उसको जो है वो कानून की ऑटोमेटिकली जो है वो आगाही हो जाती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेन किरदार है वो है मीडिया, फिर सोशल मीडिया, फिर उसके बाद जो है आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया से अटैच हैं, मीडिया से अटैच हैं। मीडिया पे एक ख़बर आती है वो हज़ारों करोड़ों तक जो है वो पहुंचती है। तो मीडिया के ज़रिए से भी हम इसको जो है ना वो लेके जा सकते हैं, उसको ख़वानगी की तरफ लेके जा सकते हैं, उसको वाकफियत की तरफ लेके जा सकते हैं, कानून की आगाही की तरफ लेके जा सकते हैं। हमें इस तरह के जो है वो प्रोग्राम्स करने होंगे। हमारी नई आने वाली नस्ल को हमें कानून जो है वो बताना पड़ेगा, उनके राइट्स बताने पड़ेंगे, उनके हकूक़ जो है उसकी तहफ़्फ़ुज़ हमें करना पड़ेगा। हम जो है इस वक्त अगर हमें अल्लाह ताला ने इस मकाम पर पहुंचा है, जो मसाइल हम लेके चले हैं, जो हमें जो है वो मसाइल हुए हैं, हम उन मसाइल को आने वाली नस्लों तक ना लेके आने, हम उसको हल करें। उसको इसी तरह हल हो सकता है जैसे आप आज जो है प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, इसी तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, मुख्तलिफ चैनल्स में होने चाहिए, अखबारात में होने चाहिए। लोगों तक कानून जो है वो डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, उनके हकूक़ को उनको पता होना चाहिए, उनके जो जराइम हैं उनकी सज़ाओं का उनको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम उन तक पहुंचाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो कोई इस तरह का जो है वो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही प्यारे बातें की हैं कि हमें लोगों तक जो कानून की रसाई है वो किस तरह होनी चाहिए, सोशल मीडिया के ज़रिए शरअ ख़वानगी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद इस तरह के एक प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें जो वकला सबान आपस में डिबेट्स करें ताकि लोग उसको सुने। और फजूल जो दूसरी वीडियोज़ है उसको देखने के बेहतर है कि जो वकीलों की आपस में डिबेट्स हो रहे हैं उनको गौर से सुना जाए। जैसे आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम में एक टॉपिक जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए। आज हमने फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो बात करनी है, आज हमने सिविल राइट्स पर बात करनी है, आज हमने फैमिली राइट्स पर बात करनी है, आज हमने जायदाद के जो रेंट वाले मामलात हैं उस पर बात करनी चाहिए, आज हमें फौजदारी जो है, जो जराइम है उस पर बात करनी चाहिए। ये इतने वसी टॉपिक्स हैं जिस पर एक जो है वो घंटा क्या कई दिन जो है वो हम डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह के डिस्कशन से लोगों में अट्रैक्शन पैदा होगी, उनको देखेंगे, वो उस पर आगाही पैदा होगी, उनको जो है ख़वानगी आएगी, उनको अपने हकूक़ का पता चलेगा। जिस बंदे को अपने हकूक़ का पता चल गया वो इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे कि जो वो अपने जो है ना वो राइट्स कैसे जो है एस्टेब्लिश करते हैं, और फिर वो जहाँ वो अपने हकूक़ की बात कर रहा होगा वहाँ पे उसको दूसरे के हकूक़ का भी पता होगा कि उसने जो है वो किस हद तक रह कर अपने जो है वो मामलात देखने हैं, किस हद तक रह कर उसने अपने हकूक़ मांगने हैं, किस हद तक रह कर उसने दूसरे का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल, जब तक हम ये चीज़ें आगाही नहीं देंगे लोगों को तो बस यही पता है कि जी बस कानून है, जी कानून क्या कहता है इस बारे में किसी को नहीं पता। बिल्कुल, इसलिए हमें कानून की आगाही बज़रिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इस तरह के न्यूज़ चैनल्स और इस तरह का जो है ना वो सेटअप बना के हमें प्रोग्राम्स करने होंगे, लोगों को जो है आगाही देनी होगी, तब जाके लोग जो है माशरा भी ठीक होगा, लोगों के हकूक़ पता लगेंगे और अदालतों में लिटिगेशन भी कम होगी। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है कि आप जो पाकिस्तान का अभी मौजूदा निज़ाम चल रहा है आप इसको कैसा पाते हैं और इसमें कौन सी इस्तिलाहात की ज़रूरत है? आने वाले 10 सालों के में
जो है आप जो है पाकिस्तानी जो कानून आजकल चल रहा है उसको कैसा पाते हैं? मैं अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि जी मैं अभी इस बात पे डिबेट करूं कि जी आने वाले 10 साल में जो है वो कैसा है, क्या पता ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है, किस तरह के हालात पैदा हों। बट जो मेरी जो नाक़िस राय है वो यही है कि पाकिस्तान का निज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 126-27वें नंबर पे आया हुआ है, तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वजूहात हैं। वो रीज़न्स जुडिशरी की अपनी काली भेड़ों की वजह से, उन काली भेड़ों का अगर सफाया हो जाए तो हमारा यही निज़ाम जो है वो दूसरे तीसरे पहले नंबर पे भी आ सकता है। वो काली भेड़ें कौन है, इसकी निशानदेही जुडिशरी खुद अपने आप को जो है वो एहतसाब करके जो है वो निकाले। अगर ये जो है, ये मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ जुडिशरी में, उसी तरह वकला में भी हैं, वकला में भी काली भेड़ें हैं जो इस तरह के काम करवाने पे मजबूर करते हैं। ऐसी अगर जो है हम अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो अपनी ईमानदारी से करें, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो वकला है, चाहे लिटिगेशन है। लिटिगेंट भी जो है वो भी इस तरह का है कि जो उसको पता है कि किस जो है वो लॉ को हिलाना है तो कहाँ जाके चोट लगेगी। इतने भी जो है वो लिटिगेंट जो है वो माहिर हो चुके हैं, जो माफिया बन चुका है। इस तरह की जो है वो माफिया को ख़त्म करने के लिए जो वकला कम्युनिटी में काली भेड़ें हैं या जुडिशरी में काली भेड़ें हैं या किसी इदारे में काली भेड़ें हैं, उनको निकालेंगे तो ये माशरा सही होगा। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। इसमें एक और चीज़ है सर कि फ़र्ज़ करें आपको चीफ़ जस्टिस बना दिया जाता है, तो आप एज ए चीफ़ जस्टिस कौन सी ऐसी 3 इस्तिलाहात हैं जो जुडिशरी में लाना चाहेंगे, जो मतलब ये निज़ाम जो हमारा अदल निज़ाम है मौजूद, इसमें कौन से ऐसे स्टेप हैं जो 3 आप उठाना चाहेंगे जिससे मतलब आपको लगता है कि बेहतरी हो सकती है हमारे अदालती निज़ाम में? थोड़ी देर के लिए चीफ जस्टिस समझ जाओ अपने आप। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चल, जो चीफ जस्टिस एज ए चीफ जस्टिस जो है ना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस के लिए आपने सिर्फ अपनी इनफरादी हैसियत नहीं देखनी होती, अपने इनफरादी डिपार्टमेंट को नहीं देखना होता, अपने इनफरादी कम्युनिटी को नहीं देखना होता। आपने एक मामूली लिटिगेंट, एक मामूली जो है वो ठेले वाला, या जो भी जो है वो इस माशरे में जो भी उसकी जो है वो अंडर जुरिस्डिक्शन आता है, उस तक आपने देखना होता है कि उसको क्या मसाइल हैं। उस मसाइल तक अपने आप को वहाँ नीचे तक लेके जाना पड़ता है, फिर जाके आपको पता चलता है कि इसका मसला क्या है। उसके दर्द को, उसकी फीलिंग्स को, उसके जो है ना एहसासात को, जज्बात को आप महसूस करेंगे तो तब जाके जो है आपको पता चलेगा कि माशरे में इस वक्त क्या ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में कि इस वक्त जो है जो इस्लाहात होनी चाहिए वो ये कि किसी भी इदारे का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी इदारे का जो है वो जुडिशरी पे असरअंदाज होना वो ख़त्म होना चाहिए। पहले एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई इतना ही, मैंने यहाँ पे कई देखे हैं कि जो अपने आप पे बर्डन जो है वो फील करते हैं, वो अपनी जॉब से रिज़ाइन दे देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, मैंने हक सच की बात करनी, ईमानदारी की बात करनी, मैंने लॉ की बात करनी। यहाँ पे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जुडिशरी इसलिए पीछे चली गई है कि यहाँ पे इदारों जो है वो असरअंदाज होते हैं। सियासी जो है वो मकासद हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग जो है इस पे असरअंदाज होते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा कि किसी का दबाव जो है वो इदारा बर्दाश्त ना करे, उसको इंडिपेंडेंट करूँगा, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करूँगा। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और ईमानदाराना फैसले होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो 126 नंबर पे आएगा, वो फिर इंशाल्लाह पहले या दूसरे नंबर पे आएगा। पहली इस्लाहात ये होगी। सेकंड इस्लाहात ये होगी कि जैसे टाइम फ्रेम लॉ में लिख दिया गया है उसको उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें जजेस की तादाद बढ़ाना पड़े, चाहे हमें वकला की तादाद बढ़ाना पड़े, चाहे हमें इदारे बढ़ाने पड़े, जो करना पड़ेगा उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तब जाके जो है ये निज़ाम अपने उस जुडिशल सिस्टम को दुरुस्त होगा। मेरे ख्याल में कि अगर ये 2 काम भी हो गए तो हमारा जुडिशल सिस्टम अप हो जाएगा। बिल्कुल।
और तीसरी बात आपने उसमें बताई नहीं कि कौन सी तीसरी इस्तलाहत, यानी 2 काम ये हो जाएं तो आपको लगता है कि तमाम जुडिशरी के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि वकला को अपने केस के साथ लगाव हो कि उसको मेहनत करनी चाहिए, वकला को अपना केस जो है उस पर अबूर आना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए और अपने केस को तैयार होके जाना चाहिए। वो जाके अदालत से डेट तारीख पेशी ना मांगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है। और ये जो पेशी वाला सिस्टम है, पेशी दर पेशी, मौका दर मौका, आखिरी मौका, ये वाले सिस्टम ख़त्म होने चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल एक और है आपसे कि जैसे आप माशाल्लाह नौजवान वकला के लिए आइडियल हैं, नौजवान आपको देखते हैं तो सोचते हैं, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू स्टार्ट की उस वक्त भी आइडियल थे, अब भी आप मेरे लिए आइडियल हैं। शुक्रिया। तो इसमें यह है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा इंसान आया जो आपके लिए आइडियल हो सर? मेरे लिए मेरा वालिद वो सबसे आइडियल था। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज भी उनके जो अक़वाल हैं, जो उनकी नसीहतें हैं, उनको आज भी याद करके उन्हीं नसीहतों पर अमल करते हुए मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हुआ हूँ कि मैं आज आपके सामने हूँ। उन्होंने मुझे एक जो नसीहत की थी ना, वो मैं आज भी जो है ना वो सबको कहता हूँ। उन्होंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से करें, जो प्रोफेशन भी अडॉप्ट करें अपनी मर्ज़ी से करें, आपको इजाज़त है, लेकिन जो करो उसमें मेहनत करो, उसमें नाम कमाओ। ये नहीं है ये कर लिया मज़ा नहीं आया छोड़ दिया, ये कर लिया मज़ा नहीं आया छोड़ दिया, नहीं, एक अडॉप्ट करो, उसी में मेहनत करो, उसी में अपना नाम बनाओ। दुनिया में इतनी भीड़ है, उस भीड़ में अपना नाम बनाओ, फिर जो है ना वो आपका जो है वो वर्क करने का भी मज़ा आता है। मेरे लिए वो आइडियल इंसान वही थे जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे इस तरह की नसीहत, इस तरह की तरबियत दी। अच्छा सर, ये एक लास्ट सवाल है आपसे, वो ये है कि नौजवान वकला या तुलबा को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो स्टार्ट के दिनों में किस तरह चलें और क्या मेहनत करें और क्या उनके रूटीन होनी चाहिए सर? ये सवाल जो है वो भले आपके लिए जो है ना वो ये जो मैं जवाब देने जा रहा हूँ पुराना हो, टिपिकल हो, लेकिन इसके अलावा जवाब नहीं है। नौजवान वकला को सबसे पहले सब्र, तहम्मुल और जो है वो उसके ज़हन में होना चाहिए कि जी मैंने इसमें मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे जो मसाइल हों मैंने उसको फेस करना है। इंसान से बढ़ के कोई चीज़ भी मसला जो है उससे बढ़ के नहीं है। उसको अपनी किताब से लगाव होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसने किताब से दोस्ती करनी है। जिसने किताब से दोस्ती कर ली वो दुनिया में कहीं पर भी नाकाम नहीं होता। पहले आप अपने उस प्रोफेशन में, उस लॉ में, उस पर अबूर हासिल करें, फिर जो है आप अपना केस जो है वो देखें। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई केस आया तो आप जो है अब परेशान हो रहे हैं कि यार इसको कौन सा लॉ डील करेगा। नहीं, आपके पास केस आया, आप उसके मतलब केस जो है वो लॉ सर्च करें कि इसको कौन सा लॉ डील करेगा। कहते हैं ना कि ईमानदाराना मशवरा देना भी जो है वो सुन्नत है। ठीक है, यह आपके पास अमानत है। अगर आपको उस लॉ के बारे में या उस मसले के बारे में या जो आपके पास केस आया है उसका आपको नहीं पता, आप उसको इनकार कर दें। पैसा मैटर नहीं करता, आपका जो किरदार है ना वो मैटर करता है। बिल्कुल। तो नौजवान वकला को मेरे यही नसीहत होगी कि आप पैसे के पीछे नहीं भागना, केस के पीछे नहीं भागना, आप किताब से दोस्ती करें, आप लॉ पे अबूर हासिल करें। आपको जो है कोई भी जो है वो अगर आपके पास लिटिगेंट आ जाता है तो आपको उसको डील करने में कोई मुश्किल ना हो, आपको लॉ पे अबूर हासिल हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पैसा भी आपके पीछे जो है वो आएगा, केसेस भी आपके पीछे आएंगे, और ये जितने भी जो है ना वो आपके मसाइल हैं वो उसी में ही हल होते जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब आफ्ताब हुसैन मलिक साहब, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने माशाल्लाह हमें बताया, बहुत सारी बातें उनसे हुई। उन्होंने अपना सफ़र बताया कि मैंने कानून का सफ़र कैसे किया और कहाँ से शुरू किया, और ये भी बताया कि किस फील्ड के अंदर मैंने जो है महारत हासिल की। उसके बाद अदालती इस्तिलाहात के बारे में भी उन्होंने हमें आगाह किया कि अदालती इस्तिलाहात में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, तो अदालतों में लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के आइन में कौन कौन सी शिक्के मौजूद हैं जिसमें लोगों को जल्द इंसाफ मिल सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो
कानूनी मामलात जो लोगों के सामने हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, और वकला का क्या किरदार होना चाहिए सोशल मीडिया पर कि लोगों को कानून के बारे में आगाही हो। बहुत शुक्रिया। लोग सेट लगाते थे, सेट लगा के रिहर्सल फिर वगैरह रिहर्सल करते थे, फिर अपना ड्रामा पेश करते थे, और वो इतना हिट हुआ, ऑडियंस आ रही थी देखने के लिए सर। इतनी ऑडियंस, फ्री जो था, ठीक, अभी फ्री था ना, तजुर्बा कर रहा था। वो इतना अच्छा एक फेस्टिवल हुआ। फिर उसमें हमें नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने वो पैसे भिजवाए कि आप इनको इनाम दें ड्रामे वालों को। यानी पूरे मुल्क में धूम मच गई कि 20 दिन में इन्होंने 20 ड्रामे कर दिए, बड़ी बात है। तो उससे फिर ये एक सिलसिला चल पड़ा। हाँ, फिर ये हमने सोचा इसको कमर्शियल कर, फिर हमने इसको कमर्शियल किया। बस फिर वो ड्रामा चूँकि जब कमर्शियल हो गया तो फिर वो इधर उधर होते रहे ड्रामे, और टिकट पे होने लगे। उससे ये हुआ कि थोड़ा सा म्यार तो गिरा ड्रामों का, लेकिन ये है कि एक ड्रामा जो है वो शुरू हो गया मुल्तान सर। स्टार्टिंग में जैसे भी आपने बात की कि जब आप यहाँ पर मुल्तान में आए, उससे जो थिएटर की जो पोजीशन थी, अब जो मौजूदा